कहते हैं गलत काम और गलत बयान का अंजाम कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। अदालतों के फैसले में देरी भले होती है, लेकिन जब अदालत से फैसला आता है तो बड़ी से बड़ी ताकत भी कमजोर पड़ जाती है। आजम खान के लिए वैसे तो पिछले कुछ सालों में कई बार चुभने वाले फैसले आए, लेकिन इस बार का फैसला उनके राजनीतिक जीवन में सबसे ज्यादा चुभने वाला है। दरअसल अब आजम खान विधायक नहीं है, उनकी सदस्यता रद्द करने की चिट्ठी जारी हो चुकी है। ये ऐसा फैसला है जो आजम को आज की रात चैन से सोने नहीं देगा, क्योंकि राजनीतिक जीवन में आने के बाद से अब तक ऐसा नहीं हुआ था जब आजम खान किसी सदन के सदस्य ना रहे हो। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद आजम की विधानसभा की सदस्यता जानी तय थी। सजा की आधिकारिक कॉपी जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष को मिली, उन्होंने आजम की सदस्यता रद्द कर दी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। आजम के लिए यह सबसे मुश्किल वक्त है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं। कल आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन आज जब उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की चिट्ठी मीडिया में जारी की गई तो उसमें आजम खान का नाम दूसरे नंबर के नेता पर दर्ज दिखाई दिया। यानी आजम खान भले ही कोर्ट की नजरों में दोषी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनका कद आज भी ऊपर है। अखिलेश की इस रणनीति के मायने क्या है, समाजवादी पार्टी की सियासत का नया फॉर्मूला क्या है, आज आपको हर एक बात बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। आजम खान जब सीतापुर जेल में थे तब अखिलेश पर उनको नजरअंदाज करने के आरोप लगे। हालात ऐसे बन गए थे कि आजम और अखिलेश के बीच की दूरी की खबरें आने लगी, लेकिन अखिलेश यादव नहीं चाहते कि वैसे हालात दोबारा पैदा हो और यही वजह है कि अब कोई भी बड़ा कदम होता है तो आजम खान को पूरा सम्मान देते हैं। इस बार भी जब सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई तो आजम खान दूसरे नंबर पर दिखाई दिए। अखिलेश का खुला ऐलान, सपा के टॉप नेता हैं आजम खान। स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, अखिलेश ने आजम से करीबी दिखाई। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम दूसरे नंबर पर है। यह लिस्ट ऐसे समय आई है जब आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में अखिलेश यादव मजबूती के साथ आजम खान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल वक्त में भी आजम का साथ, अखिलेश ने बढ़ाया सहारे का हाथ। अखिलेश के बाद आजम का नाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। और समाजवादी पार्टी की तो ये परिपाटी रही है कि जो ऐसे अपराधी हों, जिनकी छवि खराब हो, उन सबको इसमें अगर उन्होंने नाम दिया है तो ये तो उनकी पुरानी प्रवृत्ति रही है, इसलिए उसका नाम घोषित किया है। उपचुनाव में प्रचार करते दिखेंगे आजम खान। आजम के लिए अखिलेश का रेड कारपेट, बात तो चुभेगी। आजम खान भले विधायक ना रहे हों, लेकिन उनका रुतबा आज भी समाजवादी पार्टी में काफी बड़ा है। ये बात सपा की स्टार प्रचारकों वाली चिट्ठी से साफ होती है। हालांकि इस बार की चिट्ठी में कई बदलाव हुए हैं, क्योंकि मुलायम के बाद पहली बार ऐसा है जब अखिलेश ही समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं और ऐसे में अखिलेश हर किसी नेता को बराबर सम्मान देकर उसे साथ लेकर चलना चाहते हैं। आजम को भले ही कोर्ट ने आपराधिक मामले में 3 साल की सजा सुना दी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी में आजम खान का कद कल भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। आजम खान का नाम स्टार प्रचारकों में दूसरे नंबर पर है, ठीक अखिलेश यादव के बाद। अखिलेश की समाजवादी पार्टी में आजम खान के कद को इस तरीके से समझिए कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से ऊपर आजम खान का नाम लिखा गया है
और आजम के बाद ही किसी और का नाम लिखा गया है, फिर चाहे वो रवि प्रकाश वर्मा हो या इंद्रजीत सरोज। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम दूसरे नंबर पर है। यह लिस्ट ऐसे समय आई है जब आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई। ऐसे में अखिलेश यादव मजबूती के साथ आजम खान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त वक्त पर वो आजम खान से मिलने भी जाते हैं। लिस्ट से साफ जाहिर है कि वो आजम खान के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े रहना चाहते हैं। वैसे तो ये लिस्ट 14 अक्टूबर को ही तैयार हो गई थी, लेकिन मीडिया में ये लिस्ट अब जारी की गई है और संदेश दिया गया है कि आजम खान पार्टी के लिए कितने अहम हैं। ओवैसी और मुस्लिम नेताओं की भरमार वाली सपा की स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में इस बार कई बदलाव भी दिखे हैं। सबसे बड़ा बदलाव लिस्ट के पहले नाम में है, क्योंकि अब तक सपा की जो भी लिस्ट जारी होती थी आमतौर पर उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर रहता था और उसके बाद ही किसी दूसरे नेता का नाम। लेकिन अब अखिलेश ने पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव की जगह ले ली है और दूसरे नंबर पर आजम खान आ गए हैं। देखिए, हम न्यायालय के जो आदेश है उसका सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से न्यायालय ने जो आदेश दिया है तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दिया है, और समाजवादी पार्टी की तो ये परिपाटी रही है कि जो ऐसे अपराधी हों जिनकी छवि खराब हो, उन सबको इसमें अगर उन्होंने नाम दिया है तो ये तो उनकी पुरानी प्रवृत्ति रही है, इसलिए उसका नाम घोषित किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको जब न्यायालय का आदेश हुआ और न्यायालय के आदेश आ जाने के बाद उनके पर जो सज़ा सुना दिया, तो इसके बाद उनको जो है जो लोकतांत्रिक तरीका है सूची में नाम शामिल नहीं करना चाहिए था। आजम खान की सियासी ताकत बताने वाली इस लिस्ट में और भी कई बड़े बदलाव हैं। 39 स्टार नेताओं की लिस्ट में धर्मेंद्र यादव का नाम 16वें नंबर पर है, जबकि महबूब अली और कमाल अख्तर का नाम 10वें और 11वें नंबर पर है। कुल मिलाकर अखिलेश ही सपा के सर्वे सर्वा हैं और आगे का रास्ता उनके हिसाब से ही तय होगा। लेकिन सवाल उनके फैसलों के फेल होने का है, क्योंकि अब तक के चुनाव में अखिलेश की हर रणनीति पर भाजपा का दांव भारी पड़ा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की शाम आजम खान के लिए बुरी खबर लेकर आई। आजम सोच रहे थे कि वो एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगली अदालत में जाएंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक चिट्ठी आ गई जो आजम को चुभने वाली है। जी हां, आजम खान अब विधायक नहीं। विधानसभा अध्यक्ष ने रामपुर सीट को रिक्त घोषित किया। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। 2022 में रामपुर शहर से आजम खान के विधायक बने थे। जेल में रहते हुए विधानसभा का चुनाव जीता था। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, ऐसा पहला होगा। आजम किसी सदन के सदस्य नहीं है। 1977 के बाद से राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा दौर इसे कहा जा सकता है आजम खान के लिए। आजम खान के हेट स्पीच मामले में जब रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला लिखा तो कई ऐसी बातें लिखी जो काफी गंभीर है। कोर्ट के फैसले में क्या कहा, जरा इसको देखिए। कानून की शिक्षा लेने वाले अनुभवी राजनेता हैं, कई बार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आजम के भाषण का जनता में अलग प्रभाव पड़ता है। भाषण देते वक्त भी विधायक के पद पर थे। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भड़काऊ थे। आजम के शब्द समाज को बांटने वाले थे। आजम के बयान से सरकार और प्रशासन का अपमान हुआ। ये तमाम बातें कोर्ट के फैसले में कही गई। आजम खान को सजा हुई तो सियासत में तपिश बढ़ गई। किसी को आजम खान बेचारे दिखाई देते हैं तो भाजपा के नेता इसे आजम की करनी का फल बता रहे हैं। कुछ नेताओं ने यहां तक कह दिया कि इस वक्त देश में 2 तरह के कानून चल रहे हैं। एक वो कानून जो विरोधी दल के नेताओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा वो कानून जो भाजपा नेताओं के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे बयान चुभने वाले हैं क्योंकि ये बयान सीधे सीधे कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं। आजम खान इस वक्त मुसीबतों का सबसे बुरा दौर देख रहे हैं। पीएम, सीएम और तत्कालीन डीएम के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया है। लेकिन आजम को कोर्ट से मिली सजा पर अब सियासत भड़क उठी है। कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि देश में 2 कानून बना दिए गए हैं। इस देश में बाबा साहब ने एक संविधान दिया था, लेकिन संविधान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर
इस देश में 2 कानून बना दिया गया। आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले कुछ भी बोले, कुछ भी करें, उनके बयानों से दंगा मच जाए, उनके बयानों से लिंचिंग हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, लोगों की हत्या हो जाए, वो बलात्कार कर लें आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले, फिर भी पुलिस ऐसा काम करती है कि जिससे उनको सजा न हो। आजम खान किसी की नजर में सियासत के बेचारे हैं तो किसी की नजर में अपना ही बोया हुआ काट रहे हैं। जैसे ही कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई, भाजपा नेताओं ने आजम की जुबान को सियासत का कीचड़ बताना शुरू कर दिया। जहाँ तक आजम खां का विषय है, उन्होंने जैसा बोया वैसा काटा है। पुरानी सरकारें कानून का ठीक से पालन नहीं करा पाई। उन्होंने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, रामपुर में अराजकता और लोगों से के साथ व्यवहार और लोगों को लज्जित करना, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना, लोगों के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करना, ये उनके स्वभाव में था। आजम खान जेल जाने से बच गए हैं क्योंकि उन्हें फौरन जमानत भी मिल गई। अब भाजपा नेता आजम को सियासत का शांति पाठ पढ़ा रहे हैं। आजम खां जी के ऊपर न्यायालय का यह आदेश सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए नज़ीर स्थापित होगा कि हमको सबको सामाजिक दायरे में रह करके ही किसी का विरोध करना चाहिए और विरोध राजनीति में नीतिगत विरोध होना चाहिए, कार्यों का विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत विरोध नहीं होने चाहिए। कार्यपालिका जब इलेक्शन होता है तो कार्यपालिका इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाता है, चुनाव आयोग के। वहाँ सरकार रह नहीं जाती है, मुकदमे होते हैं, फिर न्यायपालिका में चला जाता है। न्यायपालिका भी सरकार के अधीन नहीं है, तो न्यायपालिका जो भी निर्णय देती है वो समय आने पर सबके साथ ऐसा निर्णय होगा। उसमें आजम पर विरोधियों के हमले तेज हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम जोड़कर बड़ा संदेश दिया है। हालांकि सपा का हर नेता भड़काऊ बयानबाजी के मामले में आजम के साथ नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि बता रहे हैं। देखिए, माननीय न्यायपालिका के किसी भी निर्णय पर मैं कभी कोई कमेंट नहीं करता हूं। मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट रहा हूं, तो न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि होता है। जो भी उसका निर्णय आता है हम उसका सम्मान करते हैं। आजम खान पर मुकदमों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अधिकतर मामलों में वो जमानत पर हैं, लेकिन इस बार जो फैसला आया वो उनके सियासी भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और आजम पर जब भी कोई कार्रवाई होती है वो सरकार और सिस्टम पर तंज कसना नहीं भूलते। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बेल उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, उस बिना पर बेल पर हूँ, लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया। कुछ नहीं, सारा जीवन ही संघर्ष का है। लेकिन सवाल अखिलेश का भी है, वो कब तक आजम खान का सहारा बने रहेंगे? क्योंकि पिछली बार भी जब जौहर यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर चोरी का सामान मिला था तो अखिलेश ने सरकार पर ही सवाल उठाए थे। यहीं हमने आपने देखा कि एक विधायक चिल्लाता चला गया कि AK-47 हमारे पास रख दी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस घेर करके न कहीं बम न रख दे, कहीं AK-47 न रख दे यूनिवर्सिटी में, उन्हें झूठा फंसाने के लिए। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो वो लगाइए आप। उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे लगा रही है। मुसीबत सिर्फ आजम खान पर ही नहीं है। सपा के एक विधायक रमाकांत यादव भी जेल में बंद हैं। इसके अलावा नाहिद हसन की बात हो या फिर शहज़ल इस्लाम की बात, सपा के और भी कई विधायक इस वक्त जेल में बंद हैं और अखिलेश लगातार इन नेताओं की बात कहते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाते रहे हैं। एक तरफ अखिलेश राजनीतिक मंचों से अपने नेताओं को पाक साफ बताते हैं, तो वहीं जमीन पर उतरकर सपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते देखे जाते हैं। झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के लिए प्रदर्शन हुआ। उन पर दर्ज मुकदमों को फर्जी बताया गया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। बात करते हैं सीएम योगी की, जिनकी चर्चा हिमाचल तक होने लगी है। दरअसल हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के वोट पड़ेंगे और चुनाव प्रचार थमने से पहले सीएम योगी
पहाड़ों वाले इस प्रदेश में गरजते हुए दिखाई देंगे। दरअसल सीएम योगी की छवि ऐसी है जो भाजपा को हिमाचल में मजबूत कर सकती है। यही वजह है कि देश के किसी भी हिंदी पट्टी वाले राज्यों में चुनाव हो तो योगी का जिक्र जरूर होता है। योगी आदित्यनाथ उन नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिनके भाषण चुनाव का रुख बदल देते हैं। बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, हर राज्य से सीएम योगी को चुनावी जनसभा के लिए बुलावा आता है। और अब हिमाचल में भी भाजपा योगी की लोकप्रियता को भुनाने की तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ 8 और 10 नवंबर को हिमाचल में चुनावी सभाएं करेंगे। सीएम योगी के शिमला में चुनाव सभा करने की जानकारी आई है। सीएम योगी चुनावी रैलियों के अलावा जनसभाएं भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी की छवि से भाजपा को हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त फायदा हो सकता है और यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले योगी पहाड़ों पर गरजते हुए दिखाई देंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ भाजपा के उन चेहरों में शामिल हैं जो अपनी सरकार के कामकाज और बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ अपराधियों और विरोधियों में एक कड़क नेतृत्व क्षमता वाले नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। योगी का बुलडोजर मॉडल देश के कई राज्यों में हिट हुआ। यूपी में माफियाओं और अपराधियों को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। साथ ही धार्मिक मुद्दों पर भी योगी आदित्यनाथ की पहचान बाकी नेताओं से अलग है। भाजपा ने हिमाचल में चुनाव के लिए जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम टॉप 20 नेताओं में दिखा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री से पहले सीएम योगी का नाम लिस्ट में नजर आया। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव है और चुनाव प्रचार थमने से पहले योगी हुंकार भरेंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की, जिसने आज दिल खोलकर सीएम योगी की तारीफ की। शाइस्ता परवीन ने न सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तारीफ की बल्कि उनसे मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा है। शाइस्ता परवीन का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब कुछ दिन पहले अतीक अहमद ने भी सीएम योगी को बहादुर और ईमानदार बताया था। हालांकि इस बयान के पीछे एक दूसरी वजह है जो अतीक के परिवार को परेशान कर रही है। पहले अतीक अहमद की जुबान योगी सरकार के लिए मुलायम हुई और अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का दिल भी योगी योगी बोल रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। हाँ, हम उससे सहमत हैं। हमारे पति सांसद जी 20 तारीख को लखनऊ आए थे। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी एक बहादुर और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उससे सहमत हूँ। आप मानती हैं कि योगी जी बहादुर भी हैं, ईमानदार भी हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं? जी, वो ईमानदार भी हैं, बहादुर भी हैं, उनसे सहमत है। यानी पहले अतीक के बोल बदले और अब अतीक की पत्नी के। शाइस्ता परवीन ने तो सीएम योगी के नाम खुला खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने सीएम योगी से मिलने के लिए वक्त मांगा है। शाइस्ता ने लिखा, आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने टीवी पर अपने शौहर अतीक अहमद का बयान सुना। उन्होंने आपको बहादुर, ईमानदार और मेहनती शख्स कहा है। उन्होंने ठीक ही कहा क्योंकि मैं उन्हें जानती हूँ कि वो साफ बात करते हैं। शौहर का बयान सुनकर मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा है। शाइस्ता परवीन ने इस चिट्ठी में ये भी कहा कि उनके परिवार के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई उसकी कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो ये है कि उनके 18 साल के बेटे को जेल भेजा गया है। शाइस्ता परवीन का दावा है कि कुछ पुलिस वाले सस्ती लोकप्रियता के लिए उनके बेटे को उठा ले गए और इसी बात को लेकर वो सीएम योगी से मिलना चाहती हैं। शाइस्ता ने चिट्ठी में लिखा, अगर आप ईमानदार हैं तो मेरा निर्दोष बेटा जेल में क्यों है? किन लोगों की साजिश से मेरे बेटे पर फर्जी मुकदमा लिखा गया? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी दोषी मिले उस पर कार्रवाई की जाए। यहाँ के पुलिसकर्मी फर्जी काम करके आपको खुश करना चाहते हैं। हम उनसे खुला पत्र मीडिया के थ्रू, मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहते हैं, उनको खुला पत्र पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए उनसे इंसाफ मांगना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को न फंसाया जाए। मेरे बच्चों को गलत तरीके से मेरे अपने ही
मेरे अपने ही गलत तरीके से फंसाते हैं और कुछ अधिकारी मिले हुए हैं जो उनके कामों को, जबकि वो खुद एक हिस्ट्री सीट है और वो उन अधिकारियों से मिलकर हमारे बच्चों को फंसाते हैं। तो हम मुख्यमंत्री से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों को इंसाफ दें। शाइस्ता परवीन ने अपनी इस चिट्ठी में खुद को पसमानदा समाज का बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ सबके मुख्यमंत्री हैं और किसी के दबाव में नहीं आते। जी, हमने मिलने के लिए भी समय मांगा है और मिलेंगे तो ज़रूर मिलेंगे हम उनसे और मिलकर उनको अपनी बातें कहेंगे और हमें इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा निर्दोष है। अतीक पर हत्या की कोशिश, अवैध कब्जा और बलवा सहित कई धाराओं में 160 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लगातार अतीक पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अब जब बात अतीक के बच्चों पर आई है तो परिवार का दिल पिघल गया है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अतीक अहमद की पत्नी ने आज एक और चौंकाने वाला बयान दिया। दावा किया कि उन्होंने ओवैसी से बसपा के गठबंधन पर बात की है। बाहुबली की पत्नी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मायावती लगातार मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं और अगर ऐसा हुआ तो मायावती का मुस्लिम और दलित का समीकरण बनाने का रास्ता आसान हो जाएगा। हालांकि ओवैसी इस पर तैयार है या नहीं, ये बात अभी साफ नहीं हुई है। शाइस्ता परवीन ने कहा कि वो जल्द ही मायावती से मुलाकात करने वाली है। क्या 24 से पहले यूपी की सियासत में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या मुस्लिम मोर्चे पर मायावती को मजबूती मिलने वाली है? दरअसल जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी ने मायावती को लेकर ऐसा बयान दे दिया जो सियासी हवाओं में हलचल पैदा कर रहा है। शाइस्ता परवीन ने कहा कि वो बहुत जल्द बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात करेंगी। एक आध बार इससे पहले गए थे तो वो बहन मायावती जी के बारे में बात कर रहे थे, उनसे भी मुलाकात करेंगे हम। और अगर बहन मायावती जी और MIM पार्टी जुड़ जाती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। शाइस्ता परवीन इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की नेता हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो से मुलाकात की बात कहकर उन्होंने नई हवा बहा दी है। शाइस्ता सिर्फ मायावती से मुलाकात भर नहीं करेंगी, वो ओवैसी की पार्टी और बसपा के गठबंधन के लिए भी सेतु का काम करेंगी। दावा ये भी है कि इस बारे में ओवैसी से कई बार बात हो चुकी है। नहीं, पैगाम लेकर नहीं जाएंगे, हम अपने से अपनी बात करेंगे और हम जो बात कहेंगे वो ऐसे साहब मानेंगे। इतना भरोसा है? इतना भरोसा है। इस बारे में कभी ओवैसी साहब की कोई ना कोई सहमति तो होगी या आपको भरोसा होगा कि अगर आप इस तरीके की पेशकश करती हैं, बात करती हैं तो वो उसको मानेंगे और नहीं मानेंगे तो फिर आगे की पॉलिटिक्स, आगे की राजनीति जो है वो सांसद जी से बात करके बात करेंगे, देखेंगे। यानी अगर ऐसा हुआ तो दलित और मुस्लिम समीकरण के मोर्चे पर मायावती को नई धार मिलेगी। शाइस्ता ने ये भी कहा कि अगर ओवैसी इस गठबंधन के लिए राजी नहीं होंगे तो अतीक का परिवार सियासी रूप से नया रास्ता तलाशेगा। जी, मायावती अच्छी नेता हैं और दलित अभी मायावती जी से हटा नहीं है और दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। अभी ये सिर्फ धुआं है, लेकिन कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम समीकरण की आग जरूर लगी है। अगर 24 से पहले ओवैसी और मायावती का गठबंधन हो गया तो ये बड़ी सियासी घटना हो जाएगी, क्योंकि मायावती लगातार मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है और उन्हें भी पता है कि इस हालात में उन्हें इस काम के लिए एक मजबूत साथी की तलाश है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिवाली और भैया दूज त्योहार बीत गया, आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। ऐसे में पूर्वांचल और बिहार झारखंड जाने वाले लोग परेशान हैं। कई लोग मुसीबत को पार करते हुए अपने घर पहुंच गए, लेकिन कई लोग अभी भी दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हुए हैं। लोगों के फंसने की वजह वो सिस्टम है जो बार बार ऐसी परेशानी खड़ी करता है। दरअसल इस वक्त ना तो ट्रेन में जगह है और ना ही बस में। पूर्वांचल और बिहार जाने वाली हर ट्रेन यात्रियों से भरी पड़ी है। ट्रेन में भीड़ इतनी ज्यादा है कि यात्रियों को सीट तो दूर चढ़ने के लिए भी जगह नहीं मिलती।
लेकिन मुश्किल ये है कि लोग अपने घर लौटें कैसे। बस में सीट फुल है, ट्रेन में टिकट कंफर्म नहीं और एयर टिकट के दाम आसमान पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली अजमेरी गेट रेलवे स्टेशन और मैं आपको यहाँ इस वक्त तस्वीरें दिखाऊं तो आप मेरी दाएं और बाएं दोनों तरफ देखिए। आप इस वक्त एक बार तस्वीरें देखिए कि आपको लोग जो हैं बैठे हुए नज़र आएंगे इंतज़ार करते हुए अपनी रेलों का, क्योंकि छठ महापर्व का समय है और सब लोग अपने घर जाने की जल्दी में है, तैयारी में। आपको इस तरफ तस्वीरें दिखाऊँ तो ये जो है रेलवे की तरफ से काउंटर बनाया गया है बैठने के लिए, यहाँ इंक्वायरी के लिए, और ये पूरा जो है बैठने के लिए बनाया गया है ताकि जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जितने भी वेटिंग रूम है वो सारे भर चुके हैं। इतनी ज़्यादा संख्या में लोग अपने घर आ रहे हैं। छठ महापर्व के मौके पर लोग भारी संख्या में अपने घर लौट रहे हैं। कोई बनारस जाना चाहता है तो कोई बिहार, लेकिन भीड़ ऐसी कि जिंदगी एक जंग बन गई है। जी सीट से मुताबिक ज्यादा आदमी है। रतन कुमार राय, हाँ वेटिंग वाला सब बैठा है, जनरल टिकट लेके भी बैठा है। दिक्कत है आदमी को बहुत, देख रहे हैं नीचे सब में फर्श पे बैठा हुआ है। बहुत दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है सर? परेशानी जो है सो भीड़ जब ये है तो एक सीट पर 5-5 4-4 आदमी बैठा हुआ है। भीड़ तो बहुत है। तो दिक्कत हो रहा है कुछ भीड़ की वजह से? दिक्कत तो होगा भीड़ है तो और क्या। सीट तो मिली गई है बैठने के लिए बस। हाँ एक सीट पे बहुत लोग हैं। छठ त्योहार आता है तो रेलवे से लेकर राज्य सरकारें तक तैयारियां करती हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या के आगे हर तैयारी फेल हो जाती है। यूपी सरकार ने पूर्वांचल के लिए 2500 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाई हैं, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रही हैं। ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगे हैं, लेकिन परेशानी फिर भी कम नहीं। पूरे देश में छठ पर्व की धूम है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिहार और पूर्वांचल समेत देश के अलग अलग हिस्सों में यात्राएं कर रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनज़र, श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनज़र कई खास अरेंजमेंट किए हैं। किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं इस बारे में बात करते हैं जोन के CPRO हुमांशु शेखर उपाध्याय जी से। सर, किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं छठ पूजा पर जो श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं उनके मद्देनज़र? देखिए, छठ पूजा के दौरान ट्रैवल डिमांड ज़्यादा होती है, लोग ट्रैवल ज़्यादा करते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी 2 तरीके से है। स्टेशन पर हम भीड़ भाड़ नियंत्रित करें, जितने यात्री हैं वही लोग आएँ स्टेशन पर, ताकि स्टेशन पर अतिरिक्त भीड़ भाड़ ना हो और जेन्युइन पैसेंजर्स को असुविधा ना हो। दूसरा, पैसेंजर्स का रश कैसे क्लियर करें, उन्हें यात्रा के लिए अधिक से अधिक सुविधा कैसे प्रोवाइड कराएं। इसके मद्देनज़र उत्तर मध्य रेलवे ने 3 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया है। प्रयागराज हो या गोरखपुर, छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन हर जगह भरी हुई पहुंच रही है। कोई अकेला परेशानी झेल रहा है तो कोई पूरे परिवार के साथ। छठ का पावन पर्व है और इसे मनाने के लिए लोग पंजाब, मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों से अपने गांव की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय आम्रपाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रुकी है गोरखपुर के, और आप ट्रेनों में भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लोगों के अंदर छठ के महापर्व का उत्साह भी आपको दिखाई देगा। और यही वजह है कि ट्रेनों में काफ़ी भीड़ भी दिखाई दे रही है। और ये देखिए, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ट्रेन में किस कदर लोग खचाखच भरे हुए हैं ये आप देख सकते हैं। छठ का त्योहार हर मुसीबत को झेल लेने की क्षमता दे देता है। चंदौली के रास्ते जो लोग अपने घर जा रहे हैं, परेशानी उनके सामने भी कम नहीं। छठ का महापर्व शुरू हो गया। इस वक्त हम हैं पंडित दीनदयाल स्टेशन पे, दिल्ली कोलकाता के बीच सबसे प्रमुख और व्यस्त स्टेशनों में शुमार। आप देख सकते हैं ये ट्रेन जो है गुजरात से चलकर आसनसोल जा रही है। छठ करने के लिए जो बिहार, आसनसोल, बंगाल तमाम जो लोग हैं, टिकट इन्होंने कराया था, वेटिंग रह गया, कंफर्म नहीं हो पाया, तो दरवाजे के पास बैठकर ये पूरी रात बिताए हैं। उसके बाद ये अपने घर आसनसोल जाएंगे। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कहाँ से जा रहे हैं। आसनसोल से जा रहे हैं, सूरत से जा रहे हैं। सूरत से टिकट कराए थे? नहीं, टिकट नहीं, कंफर्म नहीं हो पाया। तो रात भर ऐसे ही बैठ के आए सर। छठ के लिए त्याग करना है। हाँ सर, हाँ सर। 2 दिन से हम ऐसे ही बैठे, 2 दिन से ऐसे बिना कुछ भी खाए नहीं पिए नहीं, ऐसे ही भीड़ में बहुत भर के जा रहे हैं हम लोग सर। छठ के लिए हम लोग जा रहे हैं। वडोदरा से हम आ रहे हैं, यहाँ बक्सर जाने का है हमको।
कोई भीड़ में 500 किलोमीटर का सफर कर रहा है तो कोई 1500 किलोमीटर का। हर छठ पर ऐसी ही तस्वीर सामने आती है और करने वालों को कुछ समझ नहीं आता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बात करते हैं उपचुनाव की, जिसके लिए भाजपा और सपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ये उपचुनाव लखीमपुर की गोला सीट पर होना है, जिसके लिए अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार वो गलती नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में की थी। इस उपचुनाव के लिए सीएम योगी भी प्रचार करने पहुंचेंगे, यानी एक बार फिर अखिलेश यादव और योगी आमने सामने होंगे। भाजपा जहां लखीमपुर में अपना झंडा ऊंचा रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं अखिलेश पिछली हार का बदला लेने के मूड में दिखाई देने की कोशिश में। फिर एक बार सियासी जमीन तैयार है। फिर एक बार अखिलेश पर सपा कार्यकर्ताओं को एतबार है। फिर एक बार भाजपा से अखिलेश की चुनावी तकरार है। इस बार उपचुनाव गोला में है और गोलबंदी दोनों तरफ से हो रही है। चर्चा है कि अखिलेश यादव भी बहुत जल्द लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट पर प्रचार करने उतरेंगे। स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अखिलेश यादव का नाम टॉप पर है। वैसे भी अखिलेश यादव अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराना चाहेंगे। उनकी पुरानी गलती ये थी कि वो रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे थे और दोनों सीटों पर हुई सपा की हार के लिए अखिलेश के ना जाने को ही बड़ा जिम्मेदार माना गया। हालांकि अखिलेश ने आजम खान को उस चुनाव में भी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आजम खान ने रामपुर में 7 और आजमगढ़ में 2 जनसभाएं की थी। अखिलेश को उम्मीद थी कि आजम के सहारे मुस्लिम और यादव समीकरण बना रहेगा। हालांकि रामगोपाल यादव ने भी सिर्फ एक बार ही चुनाव प्रचार किया था। नतीजा ये हुआ कि सपा रामपुर के साथ साथ आजमगढ़ सीट भी हार गई। बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है कि उसके कार्यकर्ता उत्साह के साथ हमेशा किसी भी परिस्थितियों को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और रामपुर में हम पहले भी भगवा फहरा चुके हैं, आजमगढ़ में हम पहले भी भगवा फहरा चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो भी रामपुर में चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अखिलेश अब अपनी पुरानी गलती को नहीं दोहराना चाहते हैं। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले वो लखीमपुर खीरी जरूर जाएंगे और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के पक्ष में प्रचार करेंगे। ये जिम्मेदारी इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सपा के लिए ये पहला उपचुनाव है और यहाँ से निकला मैसेज दूर तक जाएगा। लेकिन भाजपा की रणनीति भी सहानुभूति की जमीन पर खड़ी है, क्योंकि जिस अरविंद गिरी के निधन के चलते गोला सीट खाली हुई है, भाजपा ने वहां से उनके बेटे अमन गिरी को ही प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे अमन गिरी। गोला चुनाव के नतीजे कई नेताओं के लिए संदेश लेकर आएंगे। अखिलेश के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा अहम है तो भूपेंद्र चौधरी के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहा है। भूपेंद्र चौधरी लखीमपुर खीरी में ही डेरा डालकर बैठे हुए हैं और हर दिन कोई न कोई भाजपा का बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहा है। नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा हो गंभीरता से जिम्मेदारी से लड़ती है और हम चुनाव को भी ठीक से लड़ रहे हैं। सबका आशीर्वाद मिल रहा है, यह भी हमें भरोसा है। भाजपा की नजर सिर्फ गोला सीट पर ही नहीं है, अब नजर तो मैनपुरी और रामपुर तक पहुंच गई है, क्योंकि मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और आजम को सजा मिलने के बाद रामपुर शहर की सीट पर भी विधानसभा उपचुनाव होना तय है। हम लोग, हमारे संगठन की पूरी पार्टी की पूरी तैयारी है। हम रामपुर की विधानसभा का चुनाव भी पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे और मैनपुरी की लोकसभा का उपचुनाव भी पूरी तैयारी, पूरी रणनीति बनाकर हम लोग सब लोग लगकर और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा संकल्प है लोकसभा में सब सीटें जीतने का, उसको पूरा करेंगे।
विधानसभा चुनाव में तो भाजपा ने सपा को पटखनी दी ही थी, लेकिन उसके बाद भी सियासी जमीन पर सपा को झटके लगते रहे। अब चुनौती अखिलेश के सामने है, वो फिर से कमजोर साबित होंगे या भाजपा को करारा जवाब देंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं लखीमपुर की गोला सीट पर इस बार मुकाबला आमने सामने का है, ठीक वैसे जैसे रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में था, क्योंकि ना तो बसपा ने प्रत्याशी उतारा और ना ही कांग्रेस ने। और माना जा रहा है कि लड़ाई पिछले वोट बैंक की होगी, क्योंकि लखीमपुर की गोला सीट पर पिछड़े वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है, खासकर कुर्मी वोटर यहां बड़ी तादाद में है। इसी वजह से भाजपा के कई कुर्मी नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाला उपचुनाव यूपी का ताजा मूड बताएगा। सपा भाजपा के बीच होने वाली नई जंग से 2024 से पहले का मिजाज सामने आएगा। सियासत की पिच पर अखिलेश की मुलायम परीक्षा होगी और भाजपा का भरोसा दांव पर होगा। करीब 8 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा ने लखीमपुर में क्लीन स्वीप किया था, 8 की 8 सीटों पर कमल खिला था और इस बार उन आंकड़ों को बरकरार रखने की चुनौती है। दांव पर भाजपा का भरोसा भी है और अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी का सियासी भविष्य भी। चुनाव में जिस कहता है थे हम लोग की पिताजी के साथ पूरे गोला का जोश रहता था, गोला विधानसभा का जोश रहता था, वही जोश आज हमें एक सहानुभूति और एक आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट चुनावी शोर में गूंज रही है। लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अलावा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा और तमाम बड़े नेता प्रचार के लिए पहुंचे। जनसभा में दम दिखाया और जीत का भरोसा जताया। सपा का देखिए कोई ना उत्तर प्रदेश में भविष्य है, ना देश में भविष्य है, ना लखीमपुर खीरी के इस गोला विधानसभा क्षेत्र में भविष्य है। इसलिए सपा को वोट देने का मतलब है वोट को बर्बाद करना और कमल को वोट देने का मतलब है कि गोला क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना। लखीमपुर की गोला सीट पर जातीय फैक्टर भी काफी अहम है। यहाँ ओबीसी वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है और उसमें भी कुर्मी समाज के वोटर अहम हैं। यही वजह है कि भाजपा ने कुर्मी नेताओं की पूरी फौज यहाँ उतार दी है। दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी पिछली हार का बदला लेने के लिए घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। किस आधार पर? जो हम लोगों ने विकास किए हैं, विकास हम लोगों का सदैव मुद्दा रहा है, विकास के नाम पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से किसान त्रस्त है, जो उन्होंने बेरोजगारी दी है, इन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने गोला सीट करीब 30,000 वोट के अंतर से जीता था। 2017 में भी ये सीट भाजपा के खाते में थी, लेकिन 2012 में विनय तिवारी का जलवा दिखा था और विनय तिवारी 2012 के बाद से ही जीत की तलाश में है। सवाल है, क्या ये तलाश इस चुनाव में खत्म होगी? एबीपी गंगा के लिए लखीमपुर की गोला गोकर्णनाथ सीट से नवीन अवस्थी की रिपोर्ट। और बात करते हैं निकाय चुनाव की, जिसके लिए भाजपा ने बूथ लेवल की तैयारियां तेज कर दी है। इस बार निकाय चुनाव की लड़ाई को 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और भाजपा ने 2024 के लिए जो लक्ष्य तय किया है उसका टेस्ट इसी चुनाव में होगा। इस बार का निकाय चुनाव इस वजह से भी दिलचस्प होगा क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर इस बार हर दल अपना अपना दांव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात तेजी से बिछ रही है। शुक्रवार को भाजपा ने 3 वर्चुअल बैठकें की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी भी जुड़े। पहले सेशन में कानपुर, ब्रज और पश्चिम क्षेत्र की बैठक हुई। इस बैठक में करीब 800 नेता और पदाधिकारी जुड़े, जबकि दूसरे सेशन में काशी, गोरखपुर और अवध क्षेत्र की बैठक हुई। निकाय चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। निश्चित रूप से परफॉर्मेंस के आधार पर तो निर्णय हम लोग करते ही हैं,
लेकिन जहाँ तक ये है कि अभी आरक्षण का भी विषय है, आरक्षण में समय लगेगा अभी, तो आरक्षण तय होने के बाद ही अभी वार्डों का या नगर पालिका नगर निगमों का या नगर पंचायतों का जैसा भी वार्डों का आरक्षण, उसका आरक्षण का क्रम होगा, हम सभापति, मेयर भी और चेयरमैन भी और सभासद भी उसी आधार पर। और भाजपा की हमेशा रणनीति रहती है कि अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना और कार्यकर्ता के साथ साथ हमें सीट जीतनी है। तो हमें उन दोनों विषयों को ध्यान में रखना है। अपनी पार्टी के कार्य के विस्तार की दृष्टि से जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत योगदान हमारा रहा है पार्टी को यहाँ तक लाने में, उन्हें भी सम्मान से आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से जीतना भी है। दोनों संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री जीत की रणनीति बना रहे हैं, तो जिला स्तर पर भी भाजपा नेताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। कानपुर में भाजपा की तरफ से जीत की पाठशाला का आयोजन हुआ। बूथ स्तर पर आयोजित बैठकों में कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। पाठशाला का आयोजन किया गया है। ये बूथ समिति के लोग हैं और बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्ग बार जो हैं उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, ये जो बात पाठशाला चल रही है, अजीब तरीके की पाठशाला है। हाँ, ये केवल भाजपा की ही विशेषता है इस तरह की पाठशालाएं चलाना और अपना बेसिक आधार मजबूत करना, इसी आधार पर होता है। और पार्टियां तो अपना ऐसे ही काम चलाती हैं, तो इसलिए भाजपा का बेस मजबूत है नीचे से, और यही सब कारण है। बेस मजबूत है भाजपा का। आप लोग जब बीच में जाते हैं लोगों के, तो क्या दिख रहा है अभी? जी, हमारा बेस मजबूत है और हम हर तरह के चुनाव में जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। और हमारा कार्य है, हमारा संगठन हमें सिखाता है कार्य करते रहना, और हम लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। दिवाली के बाद अब दिखाने की तैयारी है। 24 के चुनाव से पहले विरोधियों को चारों खाने चित करने का जोश है और भाजपा हर मोर्चे पर खुद को आगे रखना चाहती है। निकाय चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए घर घर अभियान चलेगा। छूटे मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं। 30 अक्टूबर को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पीएम के मन की बात भी सुनेंगे, जबकि 31 अक्टूबर को वार्ड स्तर पर सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम होंगे। भाजपा की कोशिश सिर्फ अपना वोट समेटने भर की नहीं है। भाजपा इस बार सपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्लान बना रही है। दरअसल भाजपा इस बार निकाय चुनाव में कुछ जगहों पर मुस्लिम प्रत्याशी भी उतारने के मूड में है, जिससे सपा के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं निकाय चुनाव में मायावती भी खुद को मजबूती से पेश करने की कोशिश कर रही हैं। बीते दिनों जब उन्होंने एक दिन का अधिवेशन किया था, तो कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव लड़ने के निर्देश दिए थे। मायावती ने पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा कि बसपा को भाजपा का सही और सार्थक विकल्प बनना होगा। कार्यकर्ताओं से छोटी छोटी कैडर मीटिंग करने के लिए कहा गया है। निकाय चुनाव होंगे तो सबसे बड़ी जंग मुस्लिम मोर्चे पर दिखाई देगी, क्योंकि सबकी नजर इस बार मुस्लिम वोटर पर है, फिर चाहे वो सपा और बसपा हो या फिर भाजपा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।